विवाह के बाद उज्ज्वल को माता पिता की रोक-टोक अखड़ने लगी थी। अपनी पत्नी संस्कृति के समझाने पर भी वो माता पिता से अलग हो गया, लेकिन अपने मन की पूरी करके उसे अफसोस होने लगा था। एक सुबह दाढ़ी बनाते समय अचानक बिजली चली गई तो उज्ज्वल ने जोर से आवाज देकर कहा, संस्कृति बिजली चली गई, जरा मोमबत्ती लेकर आना, मैं मुन्ने का दूध गर्म कर रही हूँ। संस्कृति ने कहा, 1 मिनट में आती हूँ। तब तक उज्ज्वल आधी दाढ़ी बनाए ही भागे चले आए और गुस्से से बोले, कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम मेरी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती हो। खैर उस समय तो संस्कृति ने उज्ज्वल को मोमबत्ती दे दी, लेकिन नाश्ता परोसते समय वो उससे बोली, आप तो ऐसे ना थे, बात बात पर गुस्सा करने लग जाते हो, मेरी मजबूरी भी तो समझो। सुबह से लेकर रात तक घर और बाहर के कामों में चरखी की तरह लगी रहती हूँ, रात होते होते तो मेरी कमर ही टूट जाती है, मैं क्या करूँ अब। उज्ज्वल ठंडी सांस लेते हुए बोले, समय पर ऑफिस नहीं पहुँचो तो बड़े साहब की डांट सुनो। फिर थोड़ा रुककर बोले, लगता है इस बार इन्वर्टर लेना ही पड़ेगा। इन्वर्टर? संस्कृति ने मुंह बनाकर कहा, पता भी है उसकी कीमत कितनी है? कम से कम 7-8 हजार तो चाहिए ही। कोई लोन मिल रहा है क्या आपको? लोन की बात करके क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम्हें तो पता ही है कि पिछला लोन पूरा करने में ही मेरे पसीने छूट गए थे। मैं तो सोच रहा था कि तुम अब अपने पापा से बात कर लो। उधार ही तो मांग रहा हूँ। क्या क्या उधार मांगू? संस्कृति तल्ख हो गई। गैस, टेलीफोन, सोफा, दीवान और भी न जाने क्या क्या, सब उधार के नाम पर ही तो आया है। अब ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्या मुझ में उधार चुकाने की सामर्थ्य नहीं है? उज्ज्वल बोले, इतने ताने मत दो, आखिर जो हुआ उसमें कहीं न कहीं तो तुम्हारी भी सहमति थी। मेरी सहमति? संस्कृति फैल गई। मैं जिस प्रकार तुम्हें निभा रही हूँ मैं ही जानती हूँ। तो ठीक है, निभाओ अब। और ऐसा क्यों कह रही हो? उज्ज्वल गुस्से से उठते हुए बोले, मैं तो निभा ही रही थी। इतना ही गुरूर था तो बसा बसाया घर क्यों छोड़कर आ गए? तब तो बड़ी शान से कहते थे कि मैं अपना घर अलग लेकर रहूंगा, कोई मोहताज तो नहीं है किसी का, और अब मैं पापा से कुछ भी नहीं मांगूंगी। संस्कृति गुस्से से कहती हुई चली गई। अच्छा बाबा, गलती हो गई तुमसे कुछ कहकर। उज्ज्वल कोट पहनते हुए बोले, अब तक ये घर चला ही रहा हूँ, आगे भी चलाऊंगा। कोई भूखे तो नहीं मर रहे हम। आज सुबह सुबह ही मूड खराब हो गया। अभाव में पली भरी जिंदगी का यही हशर होता है। आए दिन किसी न किसी बात पर हमारी अनबन रहती है और फिर न समाप्त होने वाला समझौता। आज स्कूल जाने का रहा सहा मोड़ भी जाता रहा, सो गुमसुम सी पड़ी रही। मन में छिपे परतों से बीते पल चलचित्र की तरह एक एक करके सामने आने लगे। अपना नया नियुक्ति पत्र लेकर ऑफिस में प्रवेश किया तो मैं पूरी तरह घबराई हुई थी। इतना बड़ा ऑफिस, सभी लोग चलते फिरते रोबोट की तरह। अपने में व्यस्त एक कोने में मुझे खड़ा देखकर एक स्मार्ट से लड़के ने पूछा, आपको किससे मिलना है? बिना कुछ बोले मैंने अपना नियुक्ति पत्र उसकी ओर बढ़ाया। ओह, तो आपको इस दफ्तर में आज ज्वाइन करना है? कहते हुए वो लड़का मुझे कैबिन में ले गया और एक कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, आप यहाँ बैठे, मेहता जी आपके बॉस हैं, वो आएंगे तो आपके काम और बैठने की व्यवस्था करेंगे। मैं इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो लड़का फिर आया और कहने लगा, सॉरी मैडम, मेहता जी आज थोड़ी देर में आएंगे, आप चाहो तो नीचे रिसेप्शन पर इंतजार कर सकती हैं। कुछ चाय वगैरह लेंगी? मुझे इस समय चाय की सख्त जरूरत थी, किंतु औपचारिकतावश मैंने मना कर दिया। आर यू श्योर? उसने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर कर पूछा तो इस बार मैं मना ना कर सकी। अच्छा, मैं अभी भिजवाता हूँ। फिर अपना परिचय देते हुए बोला, मेरा नाम उज्ज्वल है और मैं सामने के हॉल में उस तरफ बैठता हूँ, यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। उज्ज्वल मुझे बेहद सहायक और मधुर से लगे। बस फिर तो क्रम ही बन गया। हर रोज सुबह उज्ज्वल मुझसे मिलने आ जाता था या मैं कभी चले जाती। इस तरह सुबह की गुड मॉर्निंग कब और कहाँ अनौपचारिक हाइप में बदल गई पता ही नहीं चला। उज्ज्वल का मधुर स्वभाव मुझे अपनी ओर अनायास ही खींचता चला गया। अंततः इस खिंचाव ने प्रगति मैदान में जाकर ही दम लिया। हम दोनों अक्सर इसी मैदान में आते और हाथों में हाथ डाले शकुंतलम थिएटर की फिल्में देखते। एक दिन मैंने उज्ज्वल से कहा, अब बहुत हो चुकी डेटिंग उज्ज्वल, अब शादी के लिए गंभीर हो जाओ। कहीं किसी ने यूं ही देख लिया तो आफत आ जाएगी। ऑफिस का स्टाफ तो पहले से ही शक करता है। गंभीर क्या हो जाऊं? वो मेरी लटों को संभालते हुए बोले, यही तो दिन है घूमने के, फिर ये कभी हाथ नहीं आएंगे। पर तुम शादी के लिए उतनी उत्सुक क्यों हो रही हो? क्या रात में नींद नहीं आती? इतना कहकर उज्ज्वल ने मेरा हाथ जोर से दबा दिया। उनका स्पर्श मुझे अभिभूत कर गया। लजा कर रह गई थी मैं। थोड़ी देर के लिए सपनों की दुनिया में चली गई थी। समय का आभास होते ही मैंने पूछा, क्या सोचा तुमने? मुझे क्या सोचना है? उज्ज्वल थोड़ा चिंतित होकर बोले, मैं तो तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा। पर क्या? उनके चेहरे के भावों को पढ़ते हुए मैंने पूछा। माँ को मनाने में थोड़ा समय लगेगा। दरअसल उन्होंने एकदम सीधी साधी सलवार कमीज वाली धार्मिक लड़की की कल्पना की है जो हमारे घर के पास रह रही है, किंतु इस टाइप की लड़की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर क्या होगा? मैंने गंभीर होते हुए पूछा। होगा वही जो मैं चाहूंगा। आखिर शादी तो मुझे ही करनी है ना। तुम चिंता ना करो, समय देखकर किसी दिन माँ से बात करूंगा, पर डरता हूँ कि कहीं मना ना कर दें।
एक दिन शाम को उज्जवल अपनी माँ से मिलवाने के लिए मुझे ले गए। मेरी ना कहकर भी उज्जवल के सामने ज्यादा ना चल सकी। कहने लगे माँ को अपनी पसंद भी बता दूं, क्योंकि कुछ सीधा कहने की हिम्मत नहीं होती। तुम्हें मेरे साथ देखकर शायद बातचीत का कोई रास्ता निकल आए। उज्जवल ने थोड़े शब्दों में मेरा परिचय दिया। माँ की अनुभवी नजरों से कुछ भी छिपा ना रह सका। उज्जवल की जिद और इच्छा को देखते हुए माँ ने बेमन से शादी के लिए हाँ तो कर दी, किंतु जिस तरह की दुल्हन को इस घर में आना चाहिए था वो सारी रस्में फीकी पड़ गईं। मेरी सारी सजने संवरने की आशाएं धरी की धरी रह गईं। माँ ने कोई खास उत्सुकता नहीं दिखाई, क्योंकि शादी उनकी मर्जी के खिलाफ जो हुई थी। कुछ दिन तो हंसी खेल में बीत गए, पर हमारा देर रात तक घूमना और बाहर खाना खाकर आना ज्यादा दिन चल ना सका। माँ ने एक दिन नाश्ते पर कह दिया कि हमसे देर रात तक इंतजार नहीं किया जाता, समय पर घर आ जाया करो, फिर घर की तरफ बहू को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस पर उज्जवल तुनक कर बोले, माँ इसके लिए तो सारी उम्र पड़ी है, हम दूसरी चाबी लेकर चले जाया करेंगे। आप सो जाया करो, क्योंकि पार्टी में दोस्तों के साथ देर तो हो ही जाती है। संस्कृति के मन में न जाने क्यों शांत स्वभाव वाली माँ और बाबूजी के प्रति सहानुभूति उभर आई। बोली, माँ ठीक कहती हैं, उज्जवल हम समय पर घर आ जाया करेंगे। अपनी पार्टियां हम वीकेंड में रख लेंगे। माँ जी के व्यवहार में आई सख्ती को मैं कम करना चाहती थी, इसके लिए अपनी एक हफ्ते की छुट्टी और बढ़ा ली, ताकि माँ जी के व्यवहार को समझ सकूं। एक दिन उज्जवल शाम को मुस्कुराते हुए आए और कहने लगे, संस्कृति सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं, देखना चाहते हैं कि तुम शादी के बाद कैसी लगती हो। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे ऑफिस का एक एक चेहरा याद आने लगा। मैंने कहा, ठीक है, कुछ दिनों की ही तो बात है, अगले सोमवार से तो ऑफिस जा ही रही हूँ। माँ जी पास में बैठी चाय पी रही थी। बड़े शांत स्वर में बोली, बेटा हमारे घरों में शादी के बाद नौकरी करने की रीति नहीं है, बहू को बहू की तरह ही रहना चाहिए, यही अच्छा लगता है, जैसा आगे तुमको ठीक लगे करो। माँ का ये स्वर मुझे भीतर तक हिलाकर रख गया था। उनके ये बोल अनुभव जन्य थे। जोर से डांट डपट कर कहती तो शायद मैं प्रतिकार भी करती। मुझे माँ का इस तरह से कहना अच्छा भी लगा और उनका सामप्य पाने का रास्ता भी। उज्जवल फट से बोल पड़े थे, माँ आजकल दोनों मिलकर कमाए तभी तो घर ठीक से चलता है, फिर ये तो अकेली यहाँ बोर हो जाएगी। क्यों, क्या कमी है यहाँ जो दोनों को काम करने की आवश्यकता पड़ रही है? भरा पूरा घर है, तेरे बाबूजी भी अच्छा कमाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, हम कौन सा तुझसे कुछ मांग रहे हैं। माँ जी का स्वर तेज हो गया, फिर भी तू बहू से काम करवाना चाहता है तो तेरी मर्जी। मैं खामोश ही रही, पर इस तरह उज्जवल का बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा था। भीतर जाकर मैंने उज्जवल से कहा, नौकरी मुझे करनी है, माँ जी को अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं जाऊंगी बस। नहीं, तुम नौकरी करने जरूर जाओगी। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, उज्जवल ने कठोर स्वर में कहा। मन के झांझवात में मैं अंततः कोई निर्णय नहीं ले पाई। मैंने हारकर माँ से पूछा, माँ क्या करूँ मैं? जो उज्जवल कहता है वही कर। माँ ने सीधा सपाट सा उत्तर दिया। उस दिन काम पर तो चली गई, किंतु माँ के मुंह आचरण से एहसास हो गया था कि उनको ये सब ठीक नहीं लगा। मैं माँ और बाबूजी को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करती रही। उज्जवल को भी समझाया कि ये सब उनको ठीक नहीं लगता, पर उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। क्या पता था कि ऊपर से इतने मृदभाषी और हंसमुख इंसान अंदर से इतने अस्वाभाविक और सख्त हो सकते हैं। इस प्रपंच से जल्दी ही मुझे मुक्ति मिल गई। मेरा पाँव भारी हो गया और ऑफिस न जाने का मुझे बहाना मिल गया। इसमें माँ ने मेरी तरफदारी की तो अच्छा लगा। मुन्ना होने के बाद तो माँ बाबूजी के स्वभाव में पहले से कहीं ज्यादा बदलाव आ गया। ऑफिस के साथियों ने पार्टी की जिद पकड़ ली तो मैंने उज्जवल को कहा, पार्टी घर पर ही रख लेते हैं, किसी होटल या रेस्टोरेंट में पार्टी करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, फिर माँ और बाबूजी को भी अच्छा लगेगा। उज्जवल भी बजट को देखते हुए कुछ नहीं बोले। सारा दिन मैं घर संवारने में लगी रही। माँ को घर में आ रहे इस बदलाव से अच्छा लगने लगा था। सारे सामान का ऑर्डर पास के ही रेस्टोरेंट में दे दिया था। माँ जी कहाँ हैं? मेरी एक ऑफिस की सहेली ने पूछ लिया। मैं माँ को बुलाने उनके कमरे में गई तो माँ हंसकर बोली, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी, बच्चों की पार्टी है, तुम लोग मौज मस्ती करो। नहीं माँ, आप वहाँ जरूर चलो, बस मिलकर आ जाना है, अच्छा लगता है। मैंने स्नेहवश माँ को कहा तो माँ दिल रखने के लिए उन्होंने कह दिया, अच्छा तुम चलो, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं मुन्ने को लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। माँ बाबूजी भी ड्राइंग रूम में ही आए थे कि दरवाजे की घंटी बजी। बाबूजी दरवाजे की तरफ जाने लगे तो मैंने उज्जवल को इशारा किया, बाबूजी आप बैठिए, मैं जा रहा हूँ, बाजार से खाना मंगवाया है वही होगा। अरे कोई बात नहीं, बाबूजी बोले। नहीं बाबूजी, उज्जवल थोड़ी सख्त आवाज में बोले, इसे हाथ ना लगाना, इसमें चिकन है, बाजार से दोस्तों के लिए मंगवाया है नॉनवेज। माँ और बाबूजी बिना किसी से मिले चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मैं उज्जवल के साथ उनके पीछे तक कमरे में गई तो देखा माँ जी माथा पकड़कर एक तरफ पसर कर बैठी हैं। कह रही थी अब यही दिन देखना रह गया था जिस घर में अंडा प्याज और लहसुन तक नहीं आया, चिकन आ रहा है। माँ हम लोग तो खाते नहीं, बस दोस्तों के लिए ही मंगवाया था, मैंने घर पर तो नहीं बनाया। उज्जवल ने सफाई देते हुए कहा, मेरा चेहरा पीला पड़ गया था, तुम लोग भी खा लो, रोका किसने है।
क्या मैं जानती नहीं कि तुम लोग बाहर जाकर क्या खाते हो और अब घर पर भी। माँ सुबक पड़ी। मेरा सारा घर अपवित्र कर दिया तूने, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। नहीं माँ, तुम क्यों जाती हो, तो हम ही चले जाते हैं। हमारी तो सारी खुशियाँ ही छीनी जा रही हैं। मैं ही अलग घर लेकर रह लेता हूँ। कहते हुए उज्जवल बाहर चले गए। सुबह नाश्ते पर बैठते ही उज्जवल ने कहा, माँ कल रात के लिए मैं माफी मांगता हूँ, किंतु मैंने अलग रहने का फैसला ले लिया है। उज्जवल, मैं चौंक कर बोली, आप क्या कह रहे हो? आपको पता भी है? तुम बीच में मत बोलो संस्कृति। वो एकाएक उत्तेजित और असंयत हो उठे। मैं सहम गई। वो बोलते रहे, अच्छा कमाता हूँ, खाता हूँ, अलग रह सकता हूँ, अब यही एक रास्ता रह गया है। आपको हमारे देर से आने में परेशानी होती है, ये करो वो ना करो, कितने समझौते करने पड़ रहे हैं। मेरा अपना कोई जीवन ही नहीं रहा। ठीक है बेटा, जैसा तुमको अच्छा लगे करो। हमने तो अपना जीवन जैसे तैसे काट दिया, किंतु इस घर के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। मन के संस्कार हमें संयत रखते हैं। हमें खेद है कि तुम्हें ठीक से वो संस्कार हम नहीं पढ़ा सके। तुम चाहते हो कि तुम्हारे मिलने जुलने वाले यहाँ आए, हुड़दंग मचाएं, खुलकर शराब पिएं और जुआ खेलें और इस घर को मौज मस्ती का अड्डा बनाएं। बाबूजी पहली बार तेज आवाज में अपने मन की भड़ास निकाल रहे थे। कहते कहते बाबूजी की आंखें भर आईं। मेरे बहुत समझाने के बाद भी उज्जवल ने अलग घर लेकर ही दम लिया। 2-3 महीने तो घर को व्यवस्थित करने में लग गए, पर जब घर का बजट हिलने लगा तो पास के एक स्कूल में मुझे भी नौकरी करनी पड़ी। मुन्ने की आया और क्रैच के खर्चे बढ़ गए। असुविधाएं, अभाव और आधी अधूरी आशाओं के सामने प्यार ने दम तोड़ दिया। कभी सोचा भी ना था कि मुझ पर दुनिया की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। मुन्ने की किसी बात पर मचलते ही मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। एक दिन सुबह कपड़े धोते धोते ही पानी आना बंद हो गया। मैंने उठकर उज्जवल से कहा कि सामने के हैंडपंप से पानी ला दो। सॉरी, ये सब मुझसे नहीं होगा, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो फिर वॉशिंग मशीन ला दो, कुछ काम तो आसान हो जाएगा, मैंने उठते हुए कहा। मैं कहाँ से ला दूँ? बड़बड़ाते हुए उज्जवल बोले, तुम भी तो कमाती हो, खुद ही खरीद लो। मेरी तनख्वाह क्या छुपी है तुमसे? सब तो तुम्हारे सामने है। जितना कमाती हूँ उसका आधा तो क्रैच और आया में चला जाता है। आने जाने और खुद का खर्च निकालकर बड़ी मुश्किल से 1000 भी नहीं बच पाता। कमाल है। उज्जवल नरम होते हुए बोले, तो फिर ये सब पहले माँ के घर पर कैसे चलता था? वहाँ काम करने वाली आया थी, बाबूजी का सहारा था, कोई किराया भी नहीं देना पड़ता था, और उन सबसे ऊपर माँ जी की सुलझी हुई नज़र। वो घर जो सुचारू रूप से चल रहा था उसके पीछे सार्थक श्रम और निस्वार्थ समर्पण था। पर यह सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सहज से प्राप्त हुई वस्तु का कोई मोल नहीं होता। मैंने झट से बाल्टी उठाई और पानी लेने चली गई। पानी लेकर वापस आई तो उज्जवल वहीं गुमसुम बैठे थे। उनके चेहरे के बदलते रंग को देखते हुए मैंने कहा, क्या सोचने लगे? चलो माँ से मिलकर आते हैं। उनकी आंखें नम हो गईं। अभावों में पली भरी जिंदगी, वो सारे सुख भुला दिए जिनके लिए उज्जवल ने घर छोड़ा था। चिकन ऑमलेट तो छोड़ो, उनका दोस्तों के साथ आना जाना भी कम हो गया। माँ जी कभी कभी मिलने चली आती और शाम तक लौट जाती। बस बटी हुई ज़िंदगी जी रही थी मैं। एक दिन बाबूजी का फ़ोन आया। बोले, 2 दिन के लिए लंदन वाले चाचा आए हैं, खाना रखा है तुम्हारी माँ ने, ठीक समय से पहुँच जाना। ठीक है बाबूजी, मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैंने औपचारिकतावश कह दिया। कोशिश? वो थोड़ा रुककर बोले, क्यों, कहीं जाना है क्या? नहीं बाबूजी, मैं सुबक पड़ी। मेरे सारे शब्द बर्फ बनकर गले में अटक गए। मैंने आंसू पोंछकर कहा, हफ्ते भर से इनकी तबीयत ठीक नहीं है, दस्त व उल्टियाँ लगी हैं, डॉक्टर की दवा से भी आराम नहीं हुआ। अरे तो हमें फ़ोन क्यों नहीं किया? मना किया था इन्होंने, मैंने कहा। नालायक हो तुम दोनों, बाबूजी अपनी भारी भरकम आवाज़ में बोले। चिंता ना करो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में माँ और बाबूजी भी पहुँच गए। उज्जवल एक तरफ सिमट कर पड़े हुए थे। माँ को देखते ही उनकी रुलाई फूट पड़ी। बेटे के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, अरे किसी से कहलवा दिया होता, देख तो क्या हालत बना रखी है। थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लेता है तो हजम नहीं होता। बाबूजी भी पास बैठे रहे। मैं चाय बनाकर ले आई। माँ जी बोली, चल घर चल, अब बहुत हो चुका, अब तेरी एक न सुनूंगी। परीक्षा की घड़ियाँ तो जीवन में आती ही रहती हैं। चंचल मन इधर उधर भटक ही जाता है। कोई इस तरह माँ को छोड़कर भी चला आता है क्या? चल, बहुत मनमानी कर ली है। वात्सल्यमयी माँ के स्वर सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी मेरी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, इस तरह की जिद बहू करती तो समझ में भी आता। उसने तो स्वयं को घर के वातावरण के अनुसार ढाल लिया था, पर तुझसे तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। तुझसे तो मेरी बहू ही अच्छी है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। उज्जवल रो पड़े। उनका रोना माँ और बाबूजी दोनों को रुला गया। मैंने दवाई के लिए उज्जवल को सहारा देकर उठाया तो बड़े ही आत्मविश्वास से बोले, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माँ आ गई है, अब मैं जल्दी ही अच्छा हो जाऊँगा। मैं मुन्ने को उठाकर सामान समेटने में लग गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।